मार्वल ने सेंट्री जैसे ओवर पावर्ड स्यूप को डूम्सडे से पहले ही क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्या लगता है सेंट्री की पास्ट में झांकने वाली पावर्स का मेन यूज मार्वल कहां पर करेगा? जवाब है डॉक्टर डूम के ऊपर, और मूवी होगी एवेंजर्स डूम्सडे। सो एवेंजर्स डूम्सडे के 3 मेन कैरेक्टर्स होने वाले हैं, डॉक्टर डूम, थॉर और सेंट्री। एंड इनमें भी सेंट्री, जो कि रिलेटिवली एमसीयू में नया है, उसका रोल भी काफी बड़ा होगा। रिसेंटली सेंट्री के एक्टर लुइस पुलमैन ने काफी सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स शेयर करी, बताया कि डूम्सडे में उनका क्या रोल होगा। सो बेसिकली ही सेड कि सेंट्री बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, लेकिन उतना ही डेंजरस भी होगा। अब अगर तुम्हें याद हो तो थंडरबोल्ट्स में सेंट्री स्लैश द वॉइड अगर चाहता तो इन सो कॉल्ड न्यू एवेंजर्स को चुटकियों में मसल देता और पूरे के पूरे शहर को अंधेरे में डुबा देता, जो कि उसने ऑलमोस्ट कर ही दिया था। बट वो ऐसा नहीं कर पाया। रीजन थी ऑब्वियसली एक लड़की, येलेना बेलोवा। बट फिर भी मूवी के एंड में हमने देखा कि सारे हीरोज अपने अपने बैटल सूट्स में है, बट सेंट्री वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में है, यानी बॉब की फॉर्म में बैठा बुक पढ़ रहा है। थंडरबोल्ट्स ने उस पर नजर बनाकर रखी हुई है और खुद भी वो अपने आप को सेंट्री की फॉर्म में बदलने से डरता है। थंडरबोल्ट्स का ये पोस्ट क्रेडिट सीन 14 मंथ्स लेटर का था, यानी थंडरबोल्ट्स के इवेंट्स के 1 साल बाद भी सेंट्री अपनी पावर्स को काबू नहीं कर पाया है, द वॉइड को कंट्रोल नहीं कर पाया है। और इसका मतलब साफ है कि आने वाले फ्यूचर में सेंट्री के साथ साथ द वॉइड का भी रिटर्न होगा। तो वापस आ जाते हैं लुइस पुलमैन के उस इंटरव्यू पर जिसमें उन्होंने डूम्सडे में अपने रोल के बारे में बताया था। तो उन्होंने कहा था कि वो यूजफुल होने के साथ साथ बेहद डेंजरस रहेंगे। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अगर तुम देखो तो सेंट्री यूजफुल रहेगा डूम के लिए, ना कि हीरोज के लिए, एंड डेंजरस होगा अपने हीरोज के लिए। कॉमिक्स में भी डूम और सेंट्री के बीच बैटल हो चुका है, और वैसे तो सेंट्री का मुकाबला एक मिया ह्यूमन बीइंग कर ही नहीं सकता, बट सेंट्री ओवर पावर्ड होने के साथ साथ मेंटली काफी अनस्टेबल भी है, इसीलिए वो द वॉइड में बदल जाता है और डूम ने उसकी यही कमजोरनेस पकड़कर उसे हराया था। ठीक यही काम एमसीयू वाला डीजे का डॉक्टर डूम भी कर सकता है, जहां हमारे हीरोज को वो खुद फेस ना करके सेंट्री को मैनिपुलेट करके उसे उसके डार्क पास्ट से रिकनेक्ट करके उसकी द वॉइड वाली पर्सोना को फिर से ट्रिगर कर देगा, जिसे थंडरबोल्ट्स इतनी मुश्किल से एक बार हरा पाए थे। और एक बार वॉइड फिर से बाहर आ गया तो वो एवेंजर्स को इजीली संभाल लेगा और डूम का काम और आसान हो जाएगा। डूम्सडे की और जो रिसेंट लीक सुनने में आई हैं उनमें से एक ये भी है कि डूम्सडे में 2 बैटल्स चल रहे होंगे, एक अर्थ 616 पर एंड दूसरा TVA में डूम और एवेंजर्स के बीच चल रहा होगा। इन बैटल्स के बारे में डिटेल में मैं तुम्हें पिछली वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ऐसा हो सकता है कि अर्थ पर डूम सेंट्री को ट्रिगर करके उसे फिर से द वॉइड में बदल दे और उसे छोड़ दे एवेंजर्स पर। अर्थ पर एवेंजर्स की एक टीम वॉइड से लड़ने में बिजी हो जाएगी और डूम इसी मौके का फायदा उठाकर TVA की तरफ निकल लेगा लोकी को उठाने, और फिर अर्थ से ही एक और एवेंजर्स टीम डूम से पहले लोकी तक पहुंचने के लिए निकल पड़ेगी, उसे डूम से बचाने के लिए निकल पड़ेगी। मैंने 2-3 बार तुम्हें ये ऑलरेडी बताया है कि डूम्सडे में एट सम पॉइंट एक रेस होगी जिसका फिनिशिंग पॉइंट रहेगा लोकी। एवेंजर्स और डूम दोनों लोकी तक पहले पहुंचकर अपने अपने हिसाब से मल्टीवर्स का कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे। और आज अभी जो अपडेट मैं तुम्हें बता रहा हूं इसमें भी सेम यही चीज बोली गई है कि अर्थ पर एवेंजर्स की एक टीम अलग फाइट कर रही होगी और TVA में एक और टीम डूम को रोकने की कोशिश कर रही होगी ताकि वो लोकी तक ना पहुंच पाए। और रिसेंटली एवेंजर्स डूम्सडे की कुछ सेट फोटोज लीक हुई थी जिसमें मैंने तो बताया था कि इस टाइम यानी उन लीक्स के टाइम एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग उसका एक हिस्सा TVA में शूट हो रहा है, यानी डूम्सडे में हम फिर से TVA जाएंगे और वहां पर एक बैटल डेफिनेटली होने वाला है। और अब बात करें सेंट्री की पास्ट मेमोरीज को ट्रिगर करने वाली पावर्स की जिसे उसने येलेना के ऊपर यूज किया था, तो आई थिंक मार्वल सेंट्री की इसी पावर का यूज करके हमें डूम का पास्ट दिखाएगा, उसका विलन आर्क दिखाएगा कि आखिर कैसे विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम बना, उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, यानी डॉक्टर डूम की पूरी बैक स्टोरी जो कि अभी हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, अब वो हमें दिखाई जाएगी सेंट्री की इन्हीं पास्ट में झांकने वाली पावर्स के थ्रू। सेंट्री कह लो या द वॉइड कह लो, नॉर्मली क्लीशे सेटिंग ये होती है गाइस कि ज्यादातर जो सुपर विलेंस होते हैं उनके पास्ट में उनके साथ कुछ बहुत गलत, कुछ बहुत बुरा हुआ होता है जिससे वो इविल बन जाते हैं और फिर हीरोज एंड दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की सोचने लगते हैं। ऑल्दो आई थिंक कि डूम की कहानी इतनी भी सीधी नहीं होगी, वो कॉमिक्स की तरह बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाली है। if तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम खुद को एज अ विलन नहीं बल्कि एज अ हीरो देखता है। वो मल्टीवर्स को खत्म करना ही नहीं चाहता बल्कि उसे बचाना चाहता है, बट बचाने का तरीका है उसे खत्म करना। आई होप तुम मेरी बात समझ रहे होगे। तो हाँ, इसकी बैक स्टोरी वगैरह बेहद कॉम्प्लिकेटेड रहने वाली है जहां मोरल वैल्यूज और एथिक्स से लेकर बहुत सारी चीजें डिबेटेबल हो जाएंगी, बिल्कुल थैनोस की तरह। थैनोस भी अपने आप को एक हीरो की तरह देखता था, मतलब अपनी स्टोरी का तो वो हीरो ही था, भले एवेंजर्स और दूसरे लोगों के लिए वो सुपर विलन हो। इवन काफी सारे लोग
लोग आज भी थानोस से अग्री करते हैं, वो खुद को एक ऐसा हीरो समझता था जिसे यूनिवर्स की लाइफ को बैलेंस करने के लिए एक ऐसा कड़ा डिसीजन लेना था जिसे लेने की हिम्मत किसी और में थी ही नहीं। इसीलिए उसे मैड टाइटन भी बोला जाता था। तो कुछ इसी तरह से डूम भी अपनी कहानी का हीरो डेफिनेटली होने वाला है। डूम कोई विलेन नहीं है, बट उसके काम करने का तरीका वो नॉर्मली हमारे हीरोज को पसंद नहीं आएगा और तब शुरू होगा डूम का टॉर्चर। ठीक वैसे ही जैसे थानोस इन्फिनिटी वॉर में तो सही था, वो एवेंजर्स से पर्सनली नफरत नहीं करता था। इवन स्टार्क को हराने के बाद उसने उसकी रिस्पेक्ट में कुछ शब्द भी बोले थे। लेकिन एंड गेम का थानोस इसका बिल्कुल ऑपोजिट था। वो एवेंजर्स से ऑलरेडी फेड अप हो चुका था। उसने देख लिया था कि कैसे उसके किए कराए पर एवेंजर्स ने पानी फेर दिया एंड उसके और एवेंजर्स के बीच का बैटल उस पॉइंट पर, यानी एंड गेम का जो फाइनल बैटल था, उस पॉइंट पर वो पूरी तरह से फिर पर्सनल हो चुका था। थानोस ने अपने इन्फिनिटी वॉर वाले प्रिंसिपल्स थोड़ी देर के लिए उस बैटल में साइड में रख दिए थे। सबसे पहले वो एवेंजर्स को खत्म करना चाहता था, उसके बाद ही फिर वो आगे प्रोसीड करना चाहता था। इसके अलावा एक और चीज डूम के फर्स्ट अपीयरेंस से ये भी कंफर्म हो गई है गाइस, जो पहले काफी लोग सोच रहे थे कि डूम का मास्क और जो ओवरऑल उसका सूट होगा वो समहाउ आयरन मैन जैसा दिखता होगा, कहीं ना कहीं उससे मिलते जुलते लुक्स होंगे। बट अब फैंटास्टिक फोर में डूम का जो ग्रीन क्लोक था और उसके साथ उसका जो सिल्वर मास्क हमें देखने को मिला, तो इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि डूम का जो सूट रहेगा वो बहुत ही ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट रहेगा। इस पॉइंट पर अभी फुल सूट तो रिवील नहीं हुआ है, बट वो भी जल्दी हो जाना चाहिए। वैसे तुम सोच रहे होगे कि मार्वल आरडीजे के डूम का सूट इतना छिपाकर चल रहा है और टॉम हॉलैंड का सूट फिल्मिंग शुरू होते ही रिवील भी कर दिया, वो क्यों? वेल, टॉम हॉलैंड की आदत तो तुम जानते ही, वो खुद जाने जाने में स्पॉइलर दे ही देते हैं। पास्ट में ऐसा कई बार हो चुका है, तो मार्वल ने सोचा लाओ इस बार टॉम के स्पॉइलर देने से पहले हम खुद ही स्पॉइल कर दें। काम 35 प्लस बात जब टॉम हॉलैंड की चली रही है तो एक और छोटी सी अपडेट बता देता हूँ। बेसिकली माइकल मैंडो कंफर्म हो गए हैं स्कॉर्पियन के लिए, वो आ रहे हैं स्कॉर्पियन के रोल में। एंड उन्होंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ पिक्स वगैरह भी शेयर करी हैं, उसमें उनकी अपनी फोटो के साथ साथ स्कॉर्पियन के सूट की भी कुछ फोटोज हैं, जिनसे तुम्हें एक बेसिक अंदाजा लग जाएगा स्कॉर्पियन का जो सूट है ब्रांड न्यू डे में वो कैसा रहने वाला है। तो हाँ, ये कहने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ब्रांड न्यू डे के जो सूट्स रहेंगे, चाहे वो हीरो के हों या विलन्स के, भाई वो हमारी आंखों के लिए एक ट्रीट की तरह होंगे एंड बहुत ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट भी रहने वाले हैं। स्कॉर्पियन का सूट अपने आप में किसी एस्थेटिक ASMR ट्रीट से कम नहीं। मतलब जिन्होंने भी कॉमिक्स में या गेम्स में स्कॉर्पियन का अपीयरेंस देखा है वो जानते हैं कि स्कॉर्पियन का सूट कितना ज्यादा ऑसम लगता है देखने में। एंड फाइनली माइकल जैसा एक एक्टर जिसे ज्यादातर लोग नाचो वार्गा के तौर पर जानते होंगे फ्रॉम बेटर कॉल सॉल, उनकी एक्टिंग अपने आप में बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी। इवन मुझे पनिशर से भी ज्यादा इंटरेस्ट नाचो वार्गा को देखने में है कि मतलब कैसे ये एक्टर स्कॉर्पियन के रोल को पोर्ट्रे करता है। जिन्होंने भी बेटर कॉल सॉल देखी है भाई वो सारे के सारे इनके लिए एक्साइटेड होंगे ही होंगे। बाकी ठीक है, पनिशर का रोल अपनी जगह है, हल्का अपनी जगह है, बट हाँ, इस एक्टर को अगर वाकई में मार्वल एज अ मेन थ्रेट प्रेजेंट करता है स्क्रीन पर तो फिर डेफिनेटली ये आगे मार्वल के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सुपर विलन्स मल्टीपल स्टोरीज में, मल्टीपल मूवीज में प्ले कर सकते हैं। और मेन इसकी जो शुरुआत है, स्कॉर्पियन की स्टोरी की जो शुरुआत है, वैसे टेक्निकली तो वो पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन मेन जो शुरुआत है वो अब शुरू होगी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। तो हाँ भाई, ब्रांड न्यू डे में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसकी भी लीक्स और जो भी अपडेट्स वगैरह हैं उन पर मेरी नज़र है। बाकी तुम्हें मार्वल की लेटेस्ट लीक्स एंड अपडेट्स से अपडेटेड रहना है सबसे पहले, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब कर लो, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना। कोई सवाल हो, कोई राय हो, कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बता सकते हो। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।